वेलकम स्टूडेंट। डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में हमने कुछ पॉइंट पहले भी बताए थे और अब हम पॉइंट नंबर 12 से लेकर बात करेंगे। तो हमारे पास 8, 11, 12 ठीक है। तो 12 नंबर पर सवाल था कि अप्रबलित सीमेंट कंक्रीट में रखे हुए परिच्छेद के इस्पात बीम को क्या कहा जाता है। The steel beam of the light section is in the plain cement concrete or car। तो फिलर जॉइंट्स बोला इन्होंने कि अप्रबलित सीमेंट कंक्रीट में रखे हल्के परिच्छेद के इस्पात बीम को फिलर जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 13 में आता है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेसिड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तनन प्रतिबल कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट द एक्सपेक्टेड एज द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1/10। कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ के संपीड़न प्रतिबल का लगभग 10% होता है, जिसका अनुपात 10 में व्यक्त किया जाता है कि जो कंक्रीट जो होती है वो कंप्रेशन में ज़्यादा सही होती है और टेंसाइल में इतनी सही नहीं होती है। तो टेंसाइल में 10 गुना कम होती है, कंप्रेसिव में 10 गुना ज़्यादा होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि निम्न कथनों की जांच करो। लिखा कि स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक उसके पराभव प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक उसके परम प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक उसके पराभव प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए और इस कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक उसके परम प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। तो इसमें आता है कि द करेक्ट स्टेटमेंट कार्यकारी विधि में इस्पात के लिए सुरक्षा कारक उत्तम पराभव प्रतिबल FY के आधार पर 1.78 लिया जाता है और उसकी कंक्रीट के सुरक्षा गुणांक प्रतिबल FC के आधार पर 3 लिया जाता है। तो सीमा स्थिति विधि के में इस्पात तथा कंक्रीट के लिए आंशिक सुरक्षा कारक का मान 1.15 तथा 1.50 पर लिया जाता है। अब बात आती है इसी तरीके से हम 16 नंबर पे आप मत जाइएगा, 17 पे आइएगा। 17 नंबर में क्वेश्चन ने रखा है, अगर आप देखें कि RBC का पूरा नाम है RBC, तो रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। RCC का पूरा नाम क्या है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये आप याद रखें, जैसे उसने बोला कि RBC, बी का मतलब हो गया ब्रिक्स, कि वहाँ ऐसी रेनफोर्समेंट, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें रेनफोर्समेंट भी हो, ब्रिक्स भी और कंक्रीट भी, तो वो गई RBC। तो डी दे रखा है ना, RBC का पूरा नाम रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट प्रिबिलिज ईट कंक्रीट है। ईट चिनाई की दीवारों को की साइड स्थिरता प्रदान करने के लिए और टेंसाइल प्रतिबलों की कुछ सीमा तक बहन करने के लिए इसमें मृदु इस्पात का प्रबलन दिया जाता है। इसमें प्रबलन छड़ों का प्रयोग पत्ती मोटी जाली के रूप में किया जाता है। उपयुक्त व्यास के छड़ों को चिनाई के जोड़ों में रखकर उसमें सीमेंट मसाला 1:3 दिया जाता है और जोड़ों की मोटाई 3 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आधी ईंट मोटी दीवारों की साइड को साइड स्थिरता प्रदान करने के लिए और प्रत्येक चौथे रद्दे में इस्पात की पत्ती सीमेंट मसाले में दबा दी जाती है और यह पत्ती 25 mm से 30 mm चौड़ी और 1.5 mm से 2 mm मोटी होती है, जिसे हम हूप आयरन कहते हैं। अभी कहते हैं कि कंक्रीट एक
क्या है, एक भंगुर पदार्थ है बस। इस देखो इलास्टिक का मतलब होता है इलास्टिक का मतलब है कि वो खिंचाव वाला है। इलास्टिक का मतलब खिंचाव वाला है। प्लास्टिक यानी कि सुगट्टी है। और डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब तन्नी है। ब्रिटिल का मतलब होता है भंगुर, ब्रिटिल। कंक्रीट एक भंगुर पदार्थ होता है। ये एक ऐसी सामग्री है जो बंधक पदार्थों में कुछ निष्क्रिय पदार्थों को मिलाकर तैयार की जाती है। कंक्रीट की सामर्थ्य संपीड़न में अधिक होती है। जैसे मैंने बोला कि जब कंक्रीट को आप दबाते हैं तो कंप्रेसिव लोड डालते हैं तो संपीड़न में अधिक होती है और तनन में संपीड़न सामर्थ्य का 1/10 होती है। तो कंक्रीट क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल याद रखें आप, कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है। डक्टाइल वो होता है जैसे चौक है, जैसे चौक है तो जैसे आपने वो डक्टाइल हो गया। ब्रिटल मटेरियल का मतलब भंगुर है, अगर आप तोड़ोगे तो बिखर जाएगा। ब्रिटल मटेरियल है, भंगुर। कंक्रीट का है एक, ना तो इलास्टिक है, ना प्लास्टिक है, ना डक्टाइल है। ये क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल। तो निष्क्रिय पदार्थों को मिलावा कहते हैं और बंधक पदार्थों के रूप में सीमेंट, चूना, गारा आदि हो सकता है। कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए स्लम टेस्ट किया जाता है। अब हमें देखना है कि कंक्रीट स्वीकार्यता कैसी है, तो हम मोस्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट पर ही स्लम टेस्ट करते हैं। तो इसकी इसकी वर्केबिलिटी जांच करने के लिए हम स्लम टेस्ट कर सकते हैं। IS 456 2000 के अनुसार 25 न्यूटन पर mm के स्क्वायर के विलक्षण घन सामर्थ्य के लिए कंक्रीट का आनमन सामर्थ्य होता है। IS 456 2000 के अनुसार प्रचंड एक्सपोजर की स्थिति में कंक्रीट की न्यूनतम श्रेणी क्या होनी चाहिए। M20 हम ज़्यादा करते हैं। IS 456 2000 के अनुसार प्रचंड एक्सपोजर की स्थिति में कंक्रीट के निम्न ग्रेड दे रखे, जबकि इसने बोला है कि M20 का हमारा ग्रेड होना चाहिए। एक्सपोजर, मिनिमम ग्रेड ऑफ द प्लेन कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट। अगर हम मिल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं तो हमें M20 डालना चाहिए रेनफोर्स के में। मॉडरेट प्लेन कंक्रीट में M15 और रेनफोर्स्ड में M25। सीवर में M20 प्लेन में और रेनफोर्स्ड में M30। बेरी सीवर में M20 प्लेन में, M35 रेनफोर्स्ड कंक्रीट में, एक्सट्रीम M25 और M40। पीसीसी के लिए मानदंड ये है कि यदि आरसीसी का यूज़ करेंगे तो M30 मान सही है। M30B। कंक्रीट मिश्रण डिजाइन में मानक विचलन की इकाई क्या है। कंक्रीट मिक्सचर डिजाइन में मानक विचलन की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन इन द कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट मिश्रित डिजाइन में मानक विचलन की इकाई क्या है। मेगा पास्कल। कंक्रीट मिक्स डिजाइन में मानक विचलन की इकाई न्यूटन प्रति mm² अथवा मेगा पास्कल होती है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन में मानक विचलन की इकाई। कंक्रीट मिक्स डिजाइन में मानक विचलन की इकाई न्यूटन पर mm² अथवा मेगा पास्कल होती है। M20 ग्रेड कंक्रीट की लक्ष्य मध्य शक्ति 27 न्यूटन पर mm²।
कमान और कंक्रीट का लक्ष्य मध्य शक्ति P बराबर 27 न्यूटन पर mm² M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए FC के 20 न्यूटन पर mm²। अब क्वेश्चन नंबर आता है 23। अब 23 पर अगर आप बात करें IS 456 2000 के अनुसार तटीय पर्यावरण में कंक्रीट की सतहों की पूर्ण अनावरण स्थिति को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? गंभीर, सीवियर का मतलब गंभीर। समुद्री कार्यों समुद्री तटों के किनारों की स्थिति में समुद्री कार्यों समुद्री तटों के किनारे की स्थिति में साधारण सीमेंट PCC के मामले में M20 ग्रेड की कंक्रीट और प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट के मामले में M30 ग्रेड का यूज़ किया जाता है। साधारण और M20 ग्रेड की कंक्रीट के में RCC के मामले में M30 ग्रेड का यूज़ किया जाता है। ऐसी स्थितियों में स्लॉग और पोज़ोलाना का यूज़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये कुछ ग्रेड दिखा रखे हैं। M30 ग्रेड का मान सीवर गंभीर श्रेणी में आता है और स्थिति में सीवरी रूप में वर्गीकृत करेंगे। 25 भी नहीं, अब आते सीधे हम यहाँ पे IS 456 2000 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में जहां परिवेश का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरता और OPC का यूज़ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ किया जाता है और सामान्य तराई किया जाता है 4.5 मीटर तक फैले स्लेब पर प्रॉपर स्ट्रिपिंग समय। अब इन्होंने फराबंदी हटाने की अवधि बता रखी है B 7 दिन होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब हम कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें एक डूला बोलते हैं, तो डूला लगाते हैं। जैसा हमने लिंटर डाला तो हम पहले डूला करेंगे। डूला इतना अच्छा करेंगे ताकि जब उस पर लिंटर पर जो भी हम लोड डालें तो नीचे की ओर ना बैठे और उस डूले को 15 से 20 दिन तक हम लगा रहने देते हैं ताकि जो भी हमें मटेरियल डाला वो अपनी स्टेज पर कर ले। अब जैसे उन्होंने बोला कि अभी आपका नाम फराबंदी हटाने की अवधि OPC का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और RHC का मतलब है रैपिड हार्डिंग सीमेंट, रैपिड हीट सीमेंट। नंबर 1 पर आता है कि छोटे बीम और कॉलम तथा दीवारों की साइड। अगर आपने OPC लगा रखी है तो 16 से 24 घंटे में हम उस फर्माबंदी को हटा सकते हैं। अगर रैपिड हीट सीमेंट लगा रखा है तो हम 12 घंटे में इसको हटा सकते हैं। स्लेब जबकि नीचे की टेकें यथावत लगी रहें। अगर स्लेब डाल रहे हैं तो हमें 3 दिन में कम से कम हटाना चाहिए। अगर OPC हम यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। रैपिड हीट सीमेंट 2 दिन के लिए। स्लेब के नीचे की टेकें रखना, अगर हमारा जो स्पान है किसी स्लेब का वो 4.5 मीटर तक है तो 7 दिन के लिए, और 4.5 मीटर से अगर अधिक है तो हमें चाहिए कि हम 14 दिन तक उसके नीचे की सपोर्ट लगी रहने दें। रैपिड हार्डिंग सीमेंट है तो हमें चाहिए कि 5 दिन या 10 दिन। सभी बीमों की पार्श्व की तख्ताबंदी हटाना। अगर कोई बीम हमारे पास है और उसके नीचे हमने एक शटरिंग लगा रखी है, इनकी ढूला कर रखा है, तो उसकी OPC अगर हमने यूज़ किया तो 7 दिन कम से कम हमें हटना चाहिए या फिर 5 दिन। डार्ट भारी बीम या कैंटिलीवर की फरामबंदी 6 मीटर स्पान के लिए 14 दिन
और 6 मीटर स्पान से अधिक के लिए 21 दिन। तो ये कुछ डेटा हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें ओपीसी यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फार्माबंदी ज़्यादा दिन तक लगी रहेगी शटरिंग, और रैपिड हार्डिंग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके लिए कम। क्यों? रैपिड हार्डिंग सीमेंट ओपीसी के कंपैरिजन में जल्दी सेट हो जाता है, इसलिए हमें शटरिंग जो लगाते हैं उसकी नीड तो होती है, बट इतने दिनों तक नीड नहीं होती कि जो उसको ज़्यादा दिन लगाए रखें। अब क्वेश्चन आता है जी कि भारतीय मानक के अनुसार 440 वाले मिलावे के साथ जहाज डाक यानी पानी के नीचे के निर्माण के लिए कम से कम सीमेंट मात्रा निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर इन्होंने दिखाया है डी। भारतीय मानक के अनुसार 40 आकार वाले मिलावे के साथ जल के अंदर संरचना का निर्माण के लिए 350 किलोमीटर स्क्वायर सीमेंट लिया जाता है। नॉर्मल अधिकतम माप 20 मिलावे के लिए। M50 ग्रेड के कंक्रीट के लिए अनुमान तनन सामर्थ्य का मान लगभग होगा। For the concrete of the grade M50, the value of the flexural tensile strength will be nearly, तो इन्होंने बोला 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कंक्रीट की अनुमान सामर्थ्य धरण प्रतिदर्श पर अनुमान परीक्षण करके ज्ञात की जाती है। अनुमान सामर्थ्य के लिए IS 456 2000 में निम्न सूत्र सुझाया गया है। अनुमान सामर्थ्य FCR बराबर 0.7 √FCK न्यूटन पर mm स्क्वायर। FCR बराबर कंक्रीट की अनुमान तनन सामर्थ्य और अभिलाक्षणिक सामर्थ्य FC के बराबर कंक्रीट की सामर्थ्य। RCC स्ट्रक्चर में तनन क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? RCC स्ट्रक्चर में टेंसाइल जोन कौन सा होता? तो इस पे नंबर डी दिया है बॉटम। टेंसाइल जो होगा, जब तनाव किसी चीज़ पे डालोगे तो सबसे कम, जैसे कोई इंसान है तो इंसान का जो लोड जाता है वो उसकी एड़ियों में जाता है, पैरों। ऐसे ही इन्होंने कहा कि RCC स्ट्रक्चर अगर हमारा है तो RCC स्ट्रक्चर का जो टेंसाइल तनाव का जो क्षेत्र कहाँ होगा वो उसके बॉटम में होगा, यानी कि नीचे। इन्होंने बोला है कि RCC संरचनाओं में तनन क्षेत्र उदासीन एक्सिस के नीचे होता है, इसलिए RCC संरचना में उदासीन अक्ष के नीचे इस्पात डाला जाता है। संपीड़न इस्पात संरचना में उदासीन अक्ष के ऊपर डाला जाता है। कंक्रीट की तनन सामर्थ्य उसकी संपीड़न सामर्थ्य का 10 से 15% ही होता है। कंक्रीट की अनुमान सामर्थ्य FCT बराबर 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर द्वारा ज्ञात किया जाता है। कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य का 12% ली जाती है, जबकि लगभग अभिलाख सामर्थ्य कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य का 1/10 लिया जाता है। तो 29 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 30। आप सही कथन पूछ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप इतने डीप में जाओगे, ठीक है, सिंपल है। परिवलित नंबर 31, परिवलित कंक्रीट का वजन आमतौर पर इसे प्रकार से लिया जाता है। परिवलित कंक्रीट का वजन 2500 kg पर मीटर क्यूब लिया जाता है। सादा कंक्रीट का वजन 24,000 kg पर मीटर क्यूब लिया जाता है और परिवलन इस्पात का वजन 78,500 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया जाता है, मीटर स्क्वायर। ईंट चिनाई का वजन 19,200 न्यूटन पर मीटर क्यूब लिया जाता है और मृदा का भार 17,600 न्यूटन पर मीटर क्यूब लिया जाता है। बीम के लिए सामान्य कवर मध्यम उद्भासन स्थिति के लिए
अब कवर की उन्होंने बात की, जैसे कवर कितना लेते हैं हम, तो यहाँ पे समझ लें कि द नॉमिनल कवर ऑफ फॉर द बीम शुड बी नॉट बी द लेस देन, इतने से कम नहीं होना चाहिए। तो बीम के लिए सामान्य कवर मध्यम उदासीन स्थिति के लिए 30 mm से कम नहीं होना चाहिए बीम। अगर आप कहीं बीम डाल लें तो हमें चाहिए कि वो कवर कितना लें, 30 mm का लें। अब कह रहे हैं अगर तुमने मिल्ड स्टील है, नॉमिनल कंक्रीट कवर नॉट लेस देन, मिल्ड के लिए 20, मॉडरेट के लिए 30, सीवेज के लिए 45, बेरी सीवेज के लिए 50 और एक्सट्रीम के लिए 75। कंक्रीट के बंधन सामर्थ्य को किस रूप से निर्धारित किया जाता है? फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। तो इन्होंने बोला बी मॉडुलस ऑफ रैप्चर, कंक्रीट की बंकन सामर्थ्य का भंग गुणांक से निर्धारित किया जाता है। इस तरीके से आप अगले सवालों पर आइएगा। थर्टी नाइन में उन्होंने बोला कि आरसीसी में किस श्रेणी की कंक्रीट का यूज़ साधारणतः नहीं किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो हम आरसीसी में जो कंक्रीट यूज़ करते हैं वो कौन सी कंक्रीट का यूज़ नहीं करते हैं। हमने बताया था कि आरसीसी में हम मोस्टली M20 का यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें M10 का यूज़ नहीं करेंगे। IS 456-1978 के अनुसार आरसीसी कार्यों में M15 ग्रेड से कम की कंक्रीट यूज़ नहीं करनी चाहिए। हालांकि हम M20 करते हैं, मगर अगर कर भी रहे तो M15 से नीचे की यूज़ नहीं करनी चाहिए। जबकि IS 456-2000 के अनुसार आईएससी कार्यों में कम से कम M20 ग्रेड से कम कंक्रीट का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो हम M20 से कंक्रीट का नीचे का यूज़ नहीं कर सकते, मगर IS 456-1978 के अनुसार हम M15 ग्रेड से कम का नहीं कर सकते, और IS 456-2000 के अनुसार हम आरसीसी में जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M20 से कम का यूज़ नहीं करना चाहिए। और आरसीसी में M10 ग्रेड का कंक्रीट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो कभी भी हम M10 का यूज़ नहीं करते हैं। और 2000 की बात करें, IS 456-2000 की अगर बात करें तो हमें M20 से कम का नहीं करना चाहिए, और IS 456-1978 की बात करें तो हमें M15 तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट आपके बात बहुत सही तरीके से समझ में आ रही होगी। पीसीसी के घन मीटर का भार होता है, पीसीसी तो 2400 kg बताएंगे। आरसीसी के एक घन मीटर का भार सामान्यतः 2500 किग्रा लिया जाता है, जबकि साधारण सीमेंट कंक्रीट में फिरबलन छड़ों का यूज़ किया जाता है, और तो उसे आरसीसी कहते हैं। इसकी संपीड़न तथा तनन सामर्थ्य दोनों अच्छी होती हैं। सीमेंट कंक्रीट के घन मीटर का भार लगभग 2400 किग्रा लिया जाता है। आरसीसी कार्य के नीचे की ओर किए जाने वाले प्लास्टर की मोटाई क्या होती है? कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर है और हम उसे नीचे की ओर प्लास्टर करें तो उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? 6 mm होना बोली है। अगर कोई आरसीसी स्ट्रक्चर है, जैसे हम छत बोलते हैं, तो उसकी जो मोटाई है प्लास्टर की वो 6 mm से। चिनाई की दीवारों की असम बेवड़ खावड़ सतह को ढकने के लिए सुगठित पदार्थों का जो मोटा लेप किया जाता है वो प्लास्टर कहलाता है, और इन क्रिया को प्लास्टरिंग कहा जाता है। प्लास्टर करने को रेंडरिंग कहा जाता है। प्लास्टर जब छत की भीतरी सतह पर किया जाता है तो इसे सीलिंग प्लास्टर कहा जाता है, सीलिंग। और प्लास्टर की मोटाई 12 mm से कम नहीं ले जाती, मगर आरसीसी स्ट्रक्चर के नीचे की ओर किए जाने वाले प्लास्टर की मोटाई लगभग 6 mm ली जाती है। तो जो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर है तो उसमें 6 mm लेते हैं,
और वैसे हम प्लास्टिक की मोटाई 12 mm से कम नहीं लेते। तो आपको याद में देखो, सबसे बारीक वाली बात है, हम आरसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो आरसीसी स्ट्रक्चर में हमें चाहिए कि हम अगर इसकी मोटाई ले रहे हैं तो हमें 12 mm की लेनी चाहिए, मगर आरसीसी स्लेब वगैरह में अगर 6 mm से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। M20 ग्रेड कंक्रीट का लक्ष्य मध्य शक्ति 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, मानक विचलन का मान होगा। संधारक संक्षारक धुएं के संपर्क में आने पर निम्नलिखित में से कौन सी एक्सपोजर स्थितियां संरचनात्मक स्टील तत्व को क्लासिफाई की जाएंगी? वेरी सीवियर, बहुत कठोर। कंक्रीट सतह मौसम या आक्रामक स्थितियों के खिलाफ सुरक्षित है। कंक्रीट सतह बढ़त तथा जमाव से संरक्षित है। तटीय क्षेत्रों में संतृप्त नमक हवाओं से ठोस सतह रक्षित है। M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए मॉड्यूलर अनुपात निम्न होगा। ग्रेड M40 कंक्रीट की तनन क्षमता का मूल्यांकन करें। तो 40 इसको नहीं पढ़ना। तो स्टूडेंट, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और आप थोड़ा और भी बेहतर तरीके से देख सकते हो उनको। तो जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर का सबसे पहला चैप्टर था, साधारण तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, तो इसके बारे में जो कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने लिए। और आपको भी चाहिए कि जो आपको बेटर लगे किसी बुक से आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर थोड़ा कंसंट्रेट करें, और जो आपके पास बुक्स है पहले उसकी स्टडी करें और उसी में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते रहें। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।